एक ईवीएम को बनाने में कितना खर्चा आता है? ईवीएम की मेमोरी की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? क्या ईवीएम बिजली से चलता है? अगर नहीं तो वोटिंग मशीन को पावर कहां से मिलती है? ईवीएम काम कैसे करता है? क्या है इसका इतिहास? कैसे भारत ने पेपर बैलेट से ईवीएम तक की जर्नी तय की? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? वीवीपैट को लेकर आजकल क्या बहस छिड़ी हुई है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है और अब एक ऐसा वर्ड है जो काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा और वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर ईवीएम हैक करने के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज हम इन सब के बारे में नहीं बल्कि जिसको लेकर इतनी बहस होती है उस पर चर्चा करेंगे और ईवीएम के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ईवीएम है क्या। तो एक वोटिंग मशीन सिस्टम है जिसके जरिए देश के वोटर अपने पसंदीदा कैंडिडेट या पार्टी को अपना मत देते हैं। इस सिस्टम के बारे में और जानने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि किसी भी वोटिंग सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो किसी भी वोटिंग सिस्टम में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली होने चाहिए और वो है एक्यूरेसी, एनोनिमिटी, स्केलेबिलिटी और स्पीड। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ए नाम के पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, तो वोट उसी के खाते में जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये आ जाता है एक्यूरेसी में। फिर आता है एनोनिमिटी। अब आप किसे वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, फैसला जो है वो आपका होना चाहिए, उसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, तो ये तय करती है एनोनिमिटी। फिर आता है स्केलेबिलिटी। जिस रफ्तार से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वोटिंग सिस्टम भी ऐसा हो जो बड़े से बड़े चुनाव को हैंडल कर सके। फिर उसके बाद आ जाता है स्पीड। अब मान लीजिए चुनाव आज हुए हैं और रिजल्ट महीनों बाद आ रहे हैं, ऐसा सिस्टम तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो वोटिंग सिस्टम में स्पीड होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले जब भारत में चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुआ करते थे, तब चुनाव के रिजल्ट आने में काफी ज्यादा टाइम इसी वजह से लग जाता था। अब आते हैं ईवीएम की हिस्ट्री पर। तो सबसे पहले ईवीएम 1982 में केरल के परोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 84 में से 50 बूथ पर प्रयोग किया गया था। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये चुनाव बाद में कोर्ट द्वारा नल एंड वॉइड कर दिया गया था क्योंकि तब तक ईवीएम को पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिली थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ईवीएम को अप्रूवल नहीं दी गई है, इसलिए इस चुनाव को जो है वो रद्द किया जाता है। लेकिन फिर दिसंबर 1988 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया गया और उसमें सेक्शन 61A को जोड़ा गया, जिसमें ईवीएम के प्रयोग को चुनाव में लीगलाइज किया गया और ये लॉ 1989 में लागू हुआ, जिसमें ईवीएम को ऑथराइज किया गया। 1989 के बाद उसका इस्तेमाल किए जाने लगा। 2004 से पहले तक ईवीएम को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसके बाद अब सभी बड़े चुनाव ईवीएम के जरिए ही होते हैं। अब थोड़ा ईवीएम के बारे में भी जानते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो ईवीएम के 2 यूनिट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों यूनिट एक दूसरे से 5 मीटर की केबल से जुड़े हुए होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी पोलिंग बूथ पर गए, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो पोलिंग अफसर के सामने जो है वो खुला रहता है, लेकिन बैलेटिंग यूनिट जो है वो दूसरे कंपार्टमेंट में होता है जहां लोग जाकर अपना मत देते हैं। इससे पहले जब ईवीएम नहीं हुआ करता था तब क्या होता था, तब कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ पर जाता था, वहां पर बैलेट पेपर दिया जाता था उसे, और वहां जाकर उसे जो भी पार्टी पसंद होती थी उसके ऊपर वो अपना चिन्ह लगा देता था और उसको फिर वो एक बॉक्स में डाल देता था। लेकिन अब ईवीएम के आने के बाद से पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है। अब पोलिंग बूथ पर हम जाते हैं, वहां पर एक कंपार्टमेंट बना हुआ होता है जिसके अंदर वोटर जाते हैं। फिर पोलिंग अफसर जो है वो कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं और वो वोट लॉक हो जाता है। यहाँ पर एक वीवीपैट भी होता है। वीवीपैट एक ऐसी मशीन होती है जो कि ईवीएम के बैलेट यूनिट से कनेक्टेड होती है। जब आप अपने पसंदीदा पार्टी या कैंडिडेट से जुड़ा बटन ईवीएम पर दबाते हैं, तब वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में इस बात का वेरिफिकेशन होता है कि आपका वोट जो है वो वही पड़ा है जिसका बटन आपने ईवीएम में दबाया है। अब थोड़ा ईवीएम्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ईवीएम में कितने मैक्सिमम वोट डाले जा सकते हैं। तो जो पुराना ईवीएम मशीन होता था, जो कि 2000 से लेकर 2005 के बीच में बनाया गया था, उसमें 3840 वोट कास्ट किया जा सकता था। लेकिन 2006 के बाद से जो ईवीएम के नए मॉडल बने हैं उसमें 2000 वोट्स ही डाले जा सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि ईवीएम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कैटर कर सकता है। तो वैसे तो ईवीएम में 64 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रोविजन भी होता है, वो ये कि एक बैलेटिंग यूनिट में 16 कैंडिडेट्स का नाम ही आ सकता है और अगर हमें 64
64 कैंडिडेट्स चाहिए तो हमें कंट्रोल यूनिट में 4 बैलेटिंग यूनिट को जोड़ना होगा। 2013 के बाद से तो जो ईवीएम बने हैं उसमें कंट्रोल यूनिट में आप 24 बैलेटिंग यूनिट को अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि एक ईवीएम को बनाने में खर्चा कितना आता है। तो एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट को 1989 से लेकर 1990 मॉडल को बनाने में 5500 पर यूनिट का खर्चा लगा था। फिर 2000 से 2005 मॉडल को बनाने में 8670 रुपए पर यूनिट का खर्चा आया था और 2006 के बाद से जो ईवीएम बनाए गए हैं उनको बनाने में 8670 पर यूनिट का खर्चा लगा है। लेकिन इनमें एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा सब जो है वो एक्सक्लूडेड है। अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जो ईवीएम मशीन है क्या वो बिजली से काम करती है। अगर ऐसा होता तो भारत के कई ग्रामीण इलाकों में बिजली की तो काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो फिर वहां पर चुनाव कैसे होते हैं? तो इसका जवाब जो है वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की माने तो ईवीएम बिजली से नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी 7.5 वोल्ट अल्कलाइन पावर पैक से चलती है, जिसकी सप्लाई जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद करता है। इन दोनों की मदद से ही इलेक्शन कमीशन ईवीएम्स बनाते हैं। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ईवीएम का एक कंट्रोल यूनिट कितने टाइम तक वोटिंग के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो मैं इसका जवाब ढूंढने लग गई। तो इसका जवाब जो था वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिला, जिसके हिसाब से कोई भी कंट्रोल यूनिट इलेक्शन के डेटा को 10 साल या उससे ज्यादा भी उसकी मेमोरी को स्टोर कर सकता है। तो अब आई होप आपको ईवीएम से जुड़ी सभी जानकारी मिल गई होगी। शुरुआत में मैंने 2 सवाल पूछे थे कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ये वीवीपैट की क्या बहस है। तो हमारी टीम के 2 सहयोगी तरुण और सौबान ने एक्सप्लेनर्स किए हुए हैं इनके ऊपर, जिनका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।